हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, सो आई जस्ट होप आपने पिछला वीडियो देख लिया है बिकॉज उसी से बेस बनेगा चीज़ों का। एनीवेज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी नोट्स की तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर की 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो गौरी की हो जाती है 1206 के अंदर। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश करते हैं एक नई डायनेस्टी जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। बेसिकली हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज पढ़नी है, जिसमें से शुरू की 4 क्या थी, टर्क्स थे। इनकी एथनिसिटी देखें तो 4 ये जो शुरू के मिलेंगे आपको, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये टर्क्स हुआ करते थे। जबकि जो लोधी बचेंगे वो क्या थे, अफगान्स थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और अलॉन्ग विद दिस इन डायनेस्टीज़ के साथ साथ कुछ और एम्पायर्स भी बन रहे थे, जैसे कि विजयनगर, बहमनी, ये भी कंटेम्प्रेरी बन रहे थे। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक आएगा एक राजा, तो इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक बहमनी किंगडम बन जाएगा, एक विजयनगर एम्पायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक सीक्वेंस में इन्हीं डायनेस्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीस। चलिए जी, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अब जो मेन फोकस रहेगा वो हमारी न्यू दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, उस टाइम की दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के ऊपर ज़्यादा बातचीत चलेगी। तो सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मतलब दास हुआ करते थे। याद करो गौरी के कितने स्लेव्स थे जो इम्पोर्टेंट वाले थे, 4 पढ़े थे ना हमने। कौन कौन, एक याल्दूस था, कुबाचा था, बख्तियार खिलजी था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद है ना, याल्दूस अफ़गानिस्तान वाले एरिया में रूल कर रहा था। कुबाचा को गवर्नर बना दिया था, कहाँ पे, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला प्रोविंस है। उसके बाद बख्तियार खिलजी जो ईस्टर्न वाला पार्ट था, यानी कि बिहार बंगाल वाला जो एरिया था इंडिया का, वो बख्तियार खिलजी को दे दिया गया था। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला था वेस्टर्न पार्ट को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो उन दोनों ने क्या किया, इंडिया के अंदर अपनी कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत के या फिर स्लेव डायनेस्टी के, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर एस्टेब्लिश की थी अपनी नई डायनेस्टी, दैट इज़ स्लेव डायनेस्टी। कैपिटल उस टाइम पे लाहौर में थी, आज के पाकिस्तान वाले एरिया में। अभी दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुई, कहाँ पे है, लाहौर में है। इतना याद रखो पहले कि लाहौर में इनकी फर्स्ट कैपिटल मिलेगी आपको, जो स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अभी दिल्ली कैपिटल नहीं है, अभी कहाँ पे है, लाहौर में है, शिफ्ट होगी अभी। इनके टीचर थे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये टीचर थे। और इनका कमांडर कौन था, बख्तियार खिलजी, जो ईस्ट वाले पार्ट में रखा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे कि ऐबक के जो टीचर थे वो कौन थे, बख्तियार काकी। और जो बख्तियार खिलजी था, ही वॉज कमांडर ऑफ ऐबक। अब घोरी की तो डेथ हो चुकी है ना, उनके स्लेव थे ये एक टाइम पे, पर अभी मिलिट्री कमांडर बन चुका है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद लखुदियार का टाइटल दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दिया जाता है, बिकॉज इसको ना डोनेट करना बड़ा पसंद था, बहुत ज़्यादा डोनेशंस करता था। जब डोनेशन शुरू करेगा तो 1-1 लाख दे देगा लोगों को, तो इसी वजह से लखुदियार इनको टाइटल दे दिया गया। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करी कुतुब मीनार की। क्यों करी, क्योंकि अपने टीचर जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में, इनकी कमेमोरेशन में इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, कंप्लीट नहीं हो पाया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी इल्तुतमिश आएंगे वो कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद बिजली गिर जाएगी तो फिरोज शाह तुगलक उसको ठीक करवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी आप क्या याद रखोगे कि ऐबक ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी थी किसकी, कुतुब मीनार की। इसके अलावा एक मॉस्क भी बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, ये भी किसने बनवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया अजमेर के अंदर। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था ना, ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, ये था। ठीक है, ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला। बाद में ऐबक ने क्या किया, इसके ऊपर क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब 2.5 का मतलब होता है 2.5, ठीक है, 2.5। अब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, कहीं बोलते हैं कि 2.5 दिन में बन गया था, कहीं बोलते हैं 2.5 दिन तोड़ने में लगे थे, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज़ हैं। पर हमें क्या नाम याद रखना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है, तो एट अजमेर, अजमेर में। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे कि ऐबक की, तो लाहौर में इनकी कैपिटल थी। अब याद करो गौरी के 4 स्लेव थे ना, एक याल्दूस था, कहाँ पे हुआ करता था, अफगानिस्तान में। अब इसने देखा कि ऐबक ने क्या किया, कंसोलिडेट कर दी एक नई डायनेस्टी, जिसको नाम भी क्या दे दिया, ममलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। इसको अच्छा नहीं लग रहा था याल्दूस को,
तो याल्दुज बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम मेरी सुज़रैनिटी में है। सुज़रैनिटी क्या याद है ना मीनिंग? सुज़रैनिटी का मतलब होता है कि किसी को अपने अधीन कर लेना, पर उसको राजा भी बोलना साथ में। याल्दुज चाहता है कि रूल मेरा हो पर ऐबक को ही राजा बोला जाएगा। तो ऐबक को बोलता है कि जो ये एरिया है वो मेरा है, तुम मेरी सुज़रैनिटी में हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रूल करना टफ हो रहा था ऐबक के लिए बिकॉज ऑफ दीज अदर स्लेव्स, ठीक है। पर आप देखोगे इल्तुतमिश आने वाला है थोड़ी देर में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगा। नाउ सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या क्या थे? तो एक सूफी सेंट थे, कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, टीचर भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इनकी कमेमोरेशन में कुतुब मीनार बनाया गया। एज यू कैन सी हेयर, इमेज में आपने देखा होगा ये कुतुब मीनार। एंड जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा चैरिटी, बहुत ज़्यादा डोनेशन किया करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसी वजह से उनको टाइटल दे दिया गया लखुदियार का। और जो सोसाइटी थी वो काफ़ी रिजिड बन जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। स्कॉलर्स भी थे इनके कोर्ट के अंदर, ठीक है। हसन निज़ामी थे। हसन निज़ामी ने एक बुक लिखी ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, रिटन बाय हसन निज़ामी। उसके बाद फ़क़ह उल दिन ने किताब लिखी तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी थी? फ़क़ह उल दिन। तो ये तारीख़ मुबारक शाही बुक लिखते हैं। 1210 में हुआ क्या? अभी देखो 1206 में आए ना, 1206 में रूल करने के लिए आए थे ऐबक। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हुई? चौगान खेल रहे थे, पोलो गेम होता है ना, उससे गिर जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो 1206 से लेके 1210 तक किसने रूल किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इतना याद कर लो। अब 1210 में क्या होता है? आराम शाह आता है। अब इसका तो नाम ही आराम शाह है और इसको आराम करना ही पसंद था, तो लोगों को ये राजा की फॉर्म में पसंद नहीं आया। अब कुछ बुक्स के अंदर मेंशन किया गया ये कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, कुछ बोलते हैं कि भाई था, वी डोंट नो। तो हमने उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में पढ़ना भी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि 1206 से लेके 1210 तक किसने रूल किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया। फिर 1210 से लेके 1211 तक 1 साल का रूल किसने किया? आराम शाह ने किया। अब डिसाइड हुआ कि ऑफिशियल जो हुआ करते थे कोर्ट के अंदर कि ये नहीं है राजा बनाने के लायक, तो इल्तुतमिश को बुलाया जाए। अब ऐबक की एक लड़की थी, उसको पसंद था इल्तुतमिश, और ऐबक का स्लेव भी कौन था? इल्तुतमिश। और सन इन लॉ भी कौन बन गया? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इतने सारे रिश्ते निकल के आएंगे। तो इल्तुतमिश आते हैं आराम शाह के बाद। तो 1211 से लेके 1236 तक जो रूल चलेगा वो किसका चलेगा? इल्तुतमिश। और ये अपनी डायनेस्टी को नाम दे देते हैं इलबारी डायनेस्टी। ऑल्दो स्लेव डायनेस्टी का ही एक छोटा सा हिस्सा है इलबारी डायनेस्टी। नाउ जो रियल फाउंडर है ना स्लेव डायनेस्टी के, वो किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश को ही? क्योंकि इन्होंने खलीफा लिया था, खिलाफत लिया था। किससे? खलीफा से। पहले जो सुप्रीम ऑनर लिया जाता था वो किससे लिया जाता था? खलीफा से लिया जाता था। खलीफा एक पर्चा देंगे जिसको बोलते थे खिलाफत। खिलाफत के ऊपर लिखेगा कि हाँ इल्तुतमिश को हम क्या बोल रहे हैं? राजा बोल रहे हैं। कहाँ का? इंडिया का। तो ये खिलाफत लेनी पड़ती थी, तभी आपको राजा बोला जाएगा। ऐबक ने नहीं लिया था खिलाफत, ठीक है। खलीफा से खिलाफत नहीं लिया, तो इस वजह से उनको फाउंडर तो बोला जाता है पर रियल फाउंडर नहीं बोला जाता। रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। अब ये ऐबक का स्लेव था। अब देखो घोरी का स्लेव कौन था? ऐबक। ऐबक का स्लेव कौन है? इल्तुतमिश। तो ये किसका स्लेव था? एक स्लेव का ही, क्योंकि ऐबक भी तो स्लेव ही था एक टाइम पे, तो इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी बोला जाता है। एक्चुअल रूलर स्लेव डायनेस्टी का इन्हीं को बोला जाता है। बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे ये। और पहले जब ऐबक रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे ये बदाऊं जो यूपी वाला एरिया है वहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी लाहौर से दिल्ली। तो दिल्ली कौन लेके आया कैपिटल? तो इल्तुतमिश लेके आया, ठीक है। सन इन लॉ थे ऐबक के। इन्होंने 2 तरह के कॉइन शुरू करे। एक जो था वो तांबे का बना था, कॉपर का बना था, और जो दूसरा कॉइन है वो किसका बना था? सिल्वर का। कॉपर के लिए टर्म यूज़ करी गई जिट्टल एंड सिल्वर के लिए टर्म यूज़ करी गई टंका, ठीक है। कॉपर के लिए जिट्टल, सिल्वर के लिए टंका। एक सिल्वर कॉइन या फिर एक टंका की जो वैल्यू हुआ करती थी वो अराउंड 45 जित्तल्स के इक्वल हुआ करती थी। ये भी आप याद रख सकते हो कि जो एक टंका हुआ करता था वो कितने जित्तल्स के इक्वल हुआ करता था? अराउंड 45 to 48 जित्तल्स के इक्वल, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप। उसके बाद बोला गया कि क्यों इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला गया दिल्ली सल्तनत का? क्योंकि एक तो इन्होंने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली में, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। दिल्ली जो था वो ज़्यादा स्टेबल एरिया था। उसके बाद याल्दुज याद करो, ऐबक को बोलते हैं तुम मेरी सुज़रैनिटी में हो।
पर याल्दुज यहाँ पे डिफीट हो जाता है इल्तुतमिश के हाथों, ठीक है, इसको डिफीट कर देते हैं, चुप करवा देते हैं। इल्तुतमिश ने एक राजा हुआ करता था, मंगोल किंग, सॉरी सेंट्रल एशिया का किंग था, ख्वारिज़म वाले एरिया से, तो उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरानी। जलालुद्दीन मंगबरानी भाग रहा था किसी से, और ये नहीं था पता इल्तुतमिश को कि किससे भाग रहा था। तो ये क्या करता है, इसको शरण दे देता है। और जैसे डिनर पे बैठते हैं ना, ये जब डिनर कर रहे हैं प्रॉपर, तो डिनर करते हैं तो वैसे ही पूछ लेते हैं इल्तुतमिश, किसको, इल्तुतमिश पूछते हैं जलालुद्दीन को कि तुम्हारे पीछे पड़ा कौन है। ये बोलते हैं चेंगिस खान। जैसे ही इन्होंने नाम सुना ना चेंगिस खान, चेंगिस खान बड़ा ही ब्रूटल था, सभी ने सुना होगा चेंगिस खान के बारे में। जो स्कल्स होते हैं ना, बेसिकली ह्यूमन के स्कल्स, खोपड़ी वाले एरिया, उनकी तो माला पहनता था वो, तो इतना डरावना था, और सभी की खोपड़ियों का एक ढेर लगा देता था। तो चेंगिस खान का नाम सुनते ही इल्तुतमिश ने बोला कि थाली छोड़ो बेटा, आप यहाँ से जाओ, ठीक है। तो इन्होंने शेल्टर नहीं दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि इल्तुतमिश एक डिप्लोमेट भी अच्छा था। देखो किस तरह से इन्होंने वॉर की, अब देखो वॉर लाइक सिचुएशन बनती तो दिल्ली सल्तनत तो कभी एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता, ये तो चेंगिस खान वैसे ही ख़त्म कर देता। तो जलालुद्दीन मंगबरानी को यहाँ से भेज दिया गया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि इल्तुतमिश को डिप्लोमेसी भी अच्छी आती थी करने, ठीक है, क्योंकि चेंगिस खान ने तो अपना एरिया एशिया से लेके यूरोप तक पूरा का पूरा एक्सपांड कर रखा था, इतना ज़्यादा एरिया। हैंस जो इल्तुतमिश थे उनको मास्टर डिप्लोमेट भी बोला जाता है। उसके बाद आता है एक एम्पायर, दैट इज़ एबासिड एम्पायर। एबासिड एम्पायर जो था ये इजिप्ट वाले एरिया में था। एबासिड एम्पायर, यहाँ पे ही खलीफा बैठा करते थे जो खिलाफत देते थे राजा बनने के लिए, खिलाफत जिनसे ली जाती थी। तो इन्होंने अथॉरिटी दी थी इल्तुतमिश को कि जाओ आप रूल कर सकते हो इंडिया के अंदर, तो इसी वजह से इनको रियल फाउंडर माना जाता है। तो एक मंसूर भी बोल सकते हो आप, खिलाफत भी बोल सकते हो, लेटर भी बोल सकते हो, जो खलीफा दिया करते थे, जो भी किंग की नॉमिनेशन के लिए खड़ा होता था, ठीक है। एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता है इक्तास के अंदर, मतलब जो बड़े पीस थे लैंड के उनको क्या किया जाता था, नोबल्स को दे दिया जाता था। और इसी वजह से एक नया सिस्टम निकल के आया जिसको बोला गया चालीसा। नाउ 40 यानी कि 40, 40 बोलते हैं ना 40 को हिंदी में, चालीसा। तो चालीसा या चहलगानी सिस्टम कौन लेके आया, इल्तुतमिश लेके आया। ये नोबल्स का ग्रुप था, 40 नोबल्स यहाँ पे अपॉइंट करे जाते थे, जो कि कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग हुआ करती थी उसमें हेल्प करते थे बेसिकली राजा को, ठीक है, एड एंड एडवाइस का काम हुआ करता था। एक रेड क्लॉथ डे भी चला। इल्तुतमिश चाहते थे कि वो डायरेक्टली सोसाइटी के साथ लिंक में रहें, तो एक डे रख दिया, फ्राइडे। फ्राइडे को बोला गया कि लोगों की अगर प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रही है तो दे कैन डायरेक्टली कम टू द कोर्ट ऑफ इल्तुतमिश, डायरेक्टली कोर्ट में आओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ और जस्टिस लेके जाओ, ठीक है। तो अगर काजी के पास भी नहीं सॉल्व हो पा रही प्रॉब्लम तो कहाँ पे जाएंगे, इल्तुतमिश। काजी कौन होता है, अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि जज, ठीक है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ तराइन हो जाती है। नाउ 1215 में क्या होता है, याल्दुज और जो अफ़गानिस्तान वाले एरिया में था और इल्तुतमिश, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिसमें इल्तुतमिश जीत जाते हैं। और इस बैटल का नाम है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, 1215 में हुई थी, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 1211 से लेके 1236 कौन रूल करने वाला है, इल्तुतमिश, ठीक है। 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें याल्दुज हार जाते हैं। नाउ सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स अगर आप देखो तो इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, वो जो लैंड दी जा रही है नोबल्स को। कॉइन नए नए शुरू हुए, जैसे कि सिल्वर का सिंबल होता है AG, ठीक है, सिल्वर के लिए यूज़ करते हैं ये सिंबल, एंड कॉपर के लिए यूज़ करते हैं CU, ठीक है। तो सिल्वर को बोल दिया टंका, कॉपर को बोल दिया जिट्टल। फिर कॉइन्स जो थे, इससे हमें पता चलता है कि करेंसी के अंदर रिफॉर्म्स हो गए, मोनेटाइजेशन आ गई, पैसे का प्रचलन शुरू हुआ, लेन देन में पैसे का एक्सेसिव यूज़ किया जाने लगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगा जिससे बिजनेस भी इजीली किया जा सकता है, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो कुतुब मीनार बनाना किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर कंप्लीट किसने किया काम, तो वो किया इल्तुतमिश ने, ठीक है। हौज़े सुल्तानी बनवाया, ये देखो ये पॉन्ड लेक है, एक वाटर बॉडी बोल सकते हो, लेक बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हो, दिल्ली के अंदर है, तो इसका नाम है हौज़े सुल्तानी, ठीक है। क्या नाम है इसका, हौज़े सुल्तानी। यहाँ पे भी कूड़ा पड़ा हुआ है यार, दैट्स वेरी बैड, ठीक है, हर जगह। चलो हौज़े सुल्तानी तो किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। नाउ 1236 में क्या होगा, इल्तुतमिश की डेथ हो जाएगी। इल्तुतमिश के बच्चे थे, लड़के भी थे लड़की भी थी। जो लड़की थी वो काफ़ी पॉपुलर है, रज़िया सुल्ताना। इल्तुतमिश चाहते थे कि रज़िया रूल करे, पर जो नोबल्स थे, जो चालीसा बनाया था ना इन्होंने, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, वो चाहते थे कि ये तो लड़की है, लड़की को कैसे हम
गद्दी पे बिठा सकते हैं। तो नोबल्स ने कंस्पिरेसी रची और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को किंग बना दिया। रुकनुद्दीन इतना कमज़ोर था, रज़िया ने उसको पीटा और ख़ुद गद्दी पे आ गई। ठीक है, तो 1236 में आप देखोगे थोड़े टाइम के लिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आएंगे, सन था बेसिकली इल्तुतमिश का, इसको रज़िया हरा देगी, उनकी बहन हरा देगी। ठीक है, फिर रज़िया सुल्तान का रूल चलेगा 1236 से लेके 1240। अब जो रज़िया सुल्तान थी ना, इसकी एक ही दिक्कत थी कि ये फ़ीमेल थी, अदरवाइज़ शी हैड ऑल द क्वालिटीज़ जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। तो रज़िया सुल्ताना का टाइम पीरियड चलेगा 1236 से लेके 1240। फर्स्ट फीमेल सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत में। चालीसा के जो मेंबर्स थे वो सारे अगेंस्ट थे रज़िया सुल्ताना के, तो वो रज़िया गुंडों में फंस गई। दैट सॉर्ट ऑफ कंडीशन हैपेंड हियर। यहाँ पे बोला गया कि ये तो फीमेल है, इसको हम कैसे अपना राजा की फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर रज़िया सुल्तान को ना वो पर्दा सिस्टम भी पसंद नहीं था। शी नेवर वेयर व्हील, वो मुंह के ऊपर पर्दा नहीं लगाती थी, मेल्स जैसी अटायर पहनती थी, कपड़े जो थे उनके वो बिल्कुल आदमियों के जैसे हुआ करते थे, एंड हॉर्स को भी राइड किया करती थी। ठीक है, और ये उलेमास जितने भी थे, उलेमा कौन होता है? गुरु होता है जो रिलीजन के बारे में पढ़ाता है, बेसिकली इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, इसके गुरु होते हैं, उनको बोलते हैं उलेमास। तो कुछ उलेमास भी हुआ करते थे चालीसा के ग्रुप में, तो सभी अगेंस्ट हो जाते हैं रज़िया के अगेंस्ट। ठीक है, तो रज़िया ने कभी भी अपने लिए बेगम का टाइटल नहीं लिया, वो खुद को सुल्ताना ही बोलती थी। उसने सोसाइटी और उलेमास को पूरी तरह से चैलेंज किया। एक स्लेव हुआ करता था रज़िया का जिसका नाम था याकूत। ये कहाँ से आया था? ये इथोपिया है ना, जो आज का, उस टाइम पे एब्सीनिया बोलते थे, तो एब्सीनिया से आता है बेसिकली। तो जो स्लेव था रज़िया का, याकूत, सारे एक अफवाह फैला देते हैं कि याकूत और रज़िया का कुछ चल रहा है आपस में अफेयर। क्यों बोलते हैं ऐसे? बिकॉज ये जो याकूत था ना, एक तो फ़ॉरेन से आया हुआ है, ठीक है, और ऊपर से रज़िया ने क्या किया, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी ऑफिस के अंदर, दैट इज़ रॉयल हॉर्स डिपार्टमेंट। ये किसको दे दिया? याकूत को दे दिया। फिर तो चालीसा श्योर ही हो गया कि इनका तो पक्का चक्कर चल रहा है। ठीक है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दीज लोर्स, इन स्टोरीज़ के बारे में हमें नहीं पता, बट बोला जाता है ऐसे। ठीक है, तो याकूत रॉयल हॉर्स डिपार्टमेंट जो हुआ करता था उसका हेड बना दिया जाता है याकूत को। पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इधर नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में अल्तूनिया करके एक राजा हुआ करता था, इनकी भिड़ जाती है रज़िया के साथ, बनती नहीं है। रज़िया ने भी सीधा अटैक मोल दिया अल्तूनिया के ऊपर, पर अल्तूनिया की जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो रज़िया ने बोला शादी करोगे, और इन दोनों की शादी हो जाती है, अल्तूनिया और रज़िया की शादी हो जाती है। अब जो यहाँ पे आर्मी थी ना, चालीसा के साथ भी बैठी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, चालीसा ने एक प्लान बनाया कि कैसे हम रज़िया को मार सकते हैं। बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी। क्या किया, अब वापसी में थोड़ी वो घोड़े पे आएगी, अब तो बिल्कुल वो जो पालकी होती है ना, पैलिनक्विन, दुल्हनों को जिसमें बिठा के लेके जाते हैं आगे, जहाँ से दुल्हे के साथ लेके जाते हैं, तो पैलिनक्विन के अंदर थी। चालीसा बोलते हैं, ये जो 40 नोबल्स हुआ करते थे, इन्होंने खबर दी कि कोई जो है इन्वेडर आ रहा है, और किसके अंदर आ रहा है? पैलिनक्विन के अंदर आ रहा है, पालकी के अंदर आ रहा है। क्योंकि अगर इनको पता लग जाता रज़िया है तो ये डर जाते। तो ये देखो, ये साइकोलॉजिकली खेले चालीसा वाले। और ताबर हिंड, कैथल वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे जब वापस होते हैं तो कैथल में रज़िया को मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली डेथ हो जाती है। कैथल इज़ इन हरियाणा। 1240 में रज़िया को मार दिया जाता है। तो जस्ट बिकॉज शी वॉज फीमेल, तो इसी वजह से उनकी थोड़ी लाइफ जो थी रज़िया सुल्ताना की, वो टफ रहती है। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एल्फिनस्टोन। एल्फिनस्टोन कहते हैं कि अगर रज़िया फ़ीमेल ना होती तो ये बहुत अच्छी राजा बनती। ठीक है, मिन्हास एक और हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं कि किस्मत ने उनको फ़ीमेल बना दिया, अदरवाइज़ जो एक राजा के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो सब थी रज़िया के अंदर। ठीक है, तो तारीफ़ करी है दोनों ही हिस्टोरियंस ने। तो अब देखो अभी तक क्या हो रहा है। ऐबक आके चले गए। ठीक है, 1206 से लेके 1210, 1210 से लेके 1211 तक रूल किया आराम शाह ने। ये आराम फरमाते थे तो किसी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। 1211 से रूल चलता है 1236 तक, किसका? इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन आए, थोड़े महीनों के लिए रुके, पर इनको किसने पीटा? रज़िया सुल्ताना ने। तो 1236 से लेके 1240 तक हम देखेंगे रज़िया सुल्तान ने रूल किया। अब आएंगे बहरम शाह। बहरम शाह भी कुछ खास किंग नहीं मिलेंगे आपको। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी कुछ खास नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो रूल चलेगा वो किसका चलेगा? नसीरुद्दीन का। पर पहले टाइमलाइन देख लो एक, ये 2 साल के लिए रूल करेगा बिल्कुल बहरम शाह, 1240 से लेके 1242 तक। बहरम शाह के बाद आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी कुछ खास किंग नहीं था, इसको भी चालीसा वाले ही कंट्रोल किया करते थे। 4 साल तक जैसे तैसे इन्होंने टाइम निकाला, 1242 से लेके 46 तक ये रूल करते हैं।
अब 1246 में आएंगे नसीरुद्दीन शाह। ये काफ़ी अच्छा आदमी था। इसकी जो वाइफ थी बलबन की लड़की थी वो बेसिकली, तो बलबन का सन इन लॉ हुआ करता था ये, ठीक है। अब ये बलबन कौन है, तो ये चालीसा का ही एक मेंबर था, वो जो 40 नॉबल्स है ना उन्हीं का एक मेंबर हुआ करता था। तो 1246 में जैसे ही किंग बनता है नसीरुद्दीन, तो बलबन सपना देख लेता है कि मुझे राजा बनना है, तो ये कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले बलबन ने क्या किया, चालीसा के ऊपर अटैक किया। ये जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था ना, इन्होंने डिसाइड किया मैं इसको ना वीक ही कर दूंगा, ठीक है। ये क्या करता था, इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट करता था। इधर इल्तुतमिश बोल रही हूँ, यहाँ पे नसीरुद्दीन हुआ करते थे जो कि राजा की तरह एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, नसीरुद्दीन शाह, और इस तरफ चालीसा होते थे। ये ना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता था, नसीरुद्दीन शाह को कुछ और बताएगा, चालीसा में कुछ और बताएगा, यहाँ पे चालीसा को ही प्रोवोक करेगा कुछ गलत काम करने के लिए और फिर चुगली कर देगा नसीरुद्दीन शाह के साथ। इस तरह से इसने बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी फॉर अराउंड 20 ईयर्स। कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर करके ये जो चालीसा था ना, ये जो चहलगानी सिस्टम था, इसको इसने बिल्कुल ही वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और फाइनली एक दिन इनविटेशन देता है नसीरुद्दीन शाह को कि जमाई राजा आइए हमारे घर पे एक दिन और डिनर पे, और उसको दे देता है पॉइजन, जहर दे दिया। वैसे नसीरुद्दीन शाह अच्छा था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, पर इसको पॉइजन दे दिया जाता है किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और उसके बाद रूलर कौन बन जाता है, बलबन बन जाता है। तो जैसे 1266 में डेथ हो जाती है नसीरुद्दीन शाह की, तो उसके बाद गद्दी पे आ जाता है बलबन। बलबन का पूरा नाम आ जाएगा घियासुद्दीन बलबन। इसका नाम वैसे उलुग खान भी था, चालीसा का ही एक हिस्सा था। इसने अपने लिए ना एक टाइटल लिया था, ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। बोलता है मैं भगवान की परछाई हूँ, ठीक है, आई एम शैडो ऑफ गॉड, सो हेंस अगर गॉड के अधीन हम सब हैं और अगर मैं गॉड की परछाई हूँ तो सब मेरे अधीन है। क्या लॉजिक मारा इसने, ठीक है। जिल ए इलाही किसने टाइटल लिया था, घियासुद्दीन बलबन ने लिया था। रूल कब चलेगा, तो 1266 टू 1287 तक चलेगा। एक और टाइटल ले लिया, जिल्ले इलाहा, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर आपको पता हो तो ये जितने भी मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूइश हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं मैसेंजर्स, एंजल्स, इन सब में बिलीफ होता है। इब्राहिम की अगर आपको स्टोरी पता हो, ऑल्दो मैंने थोड़ी सी डिस्कस भी की थी एंशिएंट हिस्ट्री में, बट चलो वो रिलीजियस चीज़ें हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो इनका मानना है कि मैसेंजर्स आए थे एक टाइम पे जो हमें गॉड का मैसेज लेके आते थे, ठीक है। तो इसी तरह से घियासुद्दीन बलबन ने अपने लिए एक टाइटल ले लिया, ज़िल्ले इलाहा, मैसेंजर ऑफ गॉड, और एक सिस्टम शुरू करा सिजदा और पाइबोस का। सिजदा में क्या होता है, प्रोस्ट्रेशन, यानी कि राजा के आगे झुक जाना। जैसे भगवान के आगे झुकते हो ना आप, तो राजा के आगे भी झुकना शुरू करो, तो दैट इज सिजदा। एंड पाइबोस, पाइबोस मतलब जो सुल्तान है आपका, राजा है, उसके जो पैर हैं उनको किस करो, ठीक है, दैट इज़ पाइबोस। तो सिजदा और पाइबोस वाली प्रथा किसने चला दी इंडिया के अंदर, तो वो चलाई थी घियासुद्दीन बलबन ने। बाकी एक आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इन्होंने चलाई थी, यानी कि खून खराबा बहुत करते थे, वेपन्स आयरन के बने होते थे, तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इन्होंने शुरू करी। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मेंटेन करा हुआ था, और उलेमास को बोला कि भाई आप इंटरफेरेंस ना करें, आपका काम है रिलीजन के ऊपर फोकस करना, रिलीजन तक ही आप सीमित हो, बाकी कैसे राजगद्दी चलानी है, कैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे चलाना है, वो मेरी सिरदर्दी है, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। घियासुद्दीन बलबन ने क्या बोला उलेमास को कि यू स्टे कन्फाइंड अप टू द रिलीजियस मैटर्स। फिर आता है दीवान ए अरीज़, एक डिपार्टमेंट बना दिया स्पेशली फॉर मिलिट्री, दीवान ए अरीज़, ठीक है। उसके बाद अपने लिए एक टाइटल लेते हैं और दैट इज़ नज़ीर आमिर उल मोमिन। ये जो नज़ीर आमिर उल मोमिन टाइटल था, इसका मतलब है राइट हैंड ऑफ खलीफा। खलीफा याद करो, जो क्या दे रहे थे, खिलाफत टाइटल देते थे बेसिकली कि हाँ आप राजा बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। तो एक पर्चा जो दिया करते थे, मंसूर जो दिया करते थे, उनका राइट हैंड बोल दिया खुद को, नज़ीर आमिर उल मोमिन। और क्या किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी लेके आते हैं इंडिया के अंदर, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो नॉबल्स थे ना इस टाइम पे, वो सारे कैसे थे, ईरानियन ओरिजिन के। ईरानियन ओरिजिन को उस टाइम पे पर्शियन ओरिजिन भी बोला जाता था। तो नॉबल्स को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, उनका एक ईरानियन कल्चर ले आए, दैट इज़ नवरोज़, जो बेसिकली इन पर्शियंस का न्यू ईयर होता है ना, तो वो स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि नॉबल्स खुश रहें, ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें उनके डिसीजंस के ऊपर। तो इस तरह से टैक्टिक्स इन्होंने प्ले किए। और इन्होंने बोला कि मैं निबायत खुदाई हूँ, बड़े सारे टाइटल लिए हैं। निबायत खुदाई का मतलब है रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस,
रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, कि मेरे ऊपर डिविनिटी पावर है, निबायत खुदाई। उसके बाद डिपार्टमेंट सेपरेट करे, जैसे दीवान अरीज बना दिया था मिलिट्री डिपार्टमेंट, और दीवान उनजारत बना दिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट। उनजारत किसका था? पैसों की, जहाँ पे टेक केयर करी जाती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज़ दीवान उनजारत। कोर्ट पोइट भी थे इनके, कौन थे? अमीर खुसरो थे, सितार और तबला वो बजाया करते थे। अमीर खुसरो, कोर्ट पोइट ऑफ घियासुद्दीन बलबल, वेरी इंपॉर्टेंट। घियासुद्दीन बलबन के कोर्ट पोइट कौन थे? अमीर खुसरो। 1286 में बलबन की डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई भी एमिनेंट राजा आपको नहीं मिलेगा। एक आएगा कायकुबाद, बीमारी लगेगी मर जाएगा। कायमूर, बीमारी लगेगी मर जाएगा। बीमारी तो क्या ही बोलेंगे, यहाँ पे एक कमांडर हुआ करता था बलबन का, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और एक और नाम था फिरोज शाह। ये क्या करेगा? ये देखेगा कायमूर ये बीमारी है, इसको मैं ही उड़ा देता हूँ, और ये क्या करेगा? फाइनली कायमूर को मार देगा और अपनी जो नई डायनेस्टी है वो शुरू कर देगा, जिसको बोलेंगे खिलजी डायनेस्टी। फिर इसी तरह से खिलजी डायनेस्टी का रूल चल पड़ेगा। किसने किया? फिरोज शाह या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगले लेक्चर में ही देखेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में। पहली डायनेस्टी थी काफ़ी बड़ी, उसके बाद अब सारी छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले डायनेस्टी पढ़ी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी कैपिटल बनवाई। इनके टीचर हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कमांडर थे बख्तियार खिलजी। लखुदियार का इनको टाइटल दिया गया। फर्स्ट मॉस्क इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम बनवाई। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, जो कि पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। दिस वन अजमेर में है ये। उसके बाद याल्दुस जिनको धमकियां देता था कि तुम मेरे अधीन हो, तुम अपना रूल नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें चली। फिर उसके बाद इनके स्कॉलर्स भी थे कोर्ट में, हसन निज़ामी और फ़क़ह उल दिन। तो इन दोनों ने अपनी बुक्स भी लिखी, जैसे हसन निज़ामी ने लिखी ताजुल मासीर, फ़क़ह उल दिन ने लिखी तारीख़ मुबारक शाही। 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आराम शाह आते हैं, इनको आराम ही पसंद था, 1 साल के लिए रूल करेंगे। उसके बाद जो नए रूलर आएंगे वो आएंगे इल्तुतमिश, जिनको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। इलवारी डायनेस्टी 1 भी इनको बोल दिया जाता है, और इलवारी डायनेस्टी 2 बलबन को बोला जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टाइटल्स थे बीच में, तो उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड इल्तुतमिश को बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है, स्लेव ऑफ स्लेव। एक्चुअल रूलर थे जो स्लेव डायनेस्टी के, वो इल्तुतमिश को ही कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये खलीफा से प्रॉपर खिलाफत या मंसूर या लेटर लेके आए थे, परमिशन लेके आए थे, और फिर ही इन्होंने रूल शुरू किया था। स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन इन्होंने शुरू किए थे, कॉपर का जैसे जितल, सिल्वर का जैसे टंका। उसके बाद क्या हुआ? अब देखो, इन्होंने चालीसा या चहलगानी सिस्टम स्टार्ट किया, और जो ख़त्म किया था चालीसा सिस्टम वो किसने किया था? वो किया था बलबन ने, ठीक है। चलो, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम शुरू कर दिया, नॉबल्स को ज़मीन देना। थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है, याल्दुस को डिफीट कर देते हैं 1215 में ये, और ख़ुद फिर राजगद्दी पे आ जाते हैं पूरी तरह से। एंड जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो इन्होंने कंप्लीट करवा दी। हौज़े सुल्तानी एक वाटर पॉन्ड था, इसको कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली के अंदर बनवाया था। 1236 में इनकी भी डेथ हो जाती है। ये तो चाहते थे रज़िया बने अगली सुल्ताना, पर नॉबल्स को पसंद नहीं था, तो उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को चूज़ किया। रुकनुद्दीन इतना बेचारा सा कि रज़िया ने उसको पीटा, और रज़िया खुद गद्दी पे आ जाती है। रज़िया के अगेंस्ट सारे के सारे चालीसा वाले थे, उन्होंने बोला कि कैसे एक फ़ीमेल राजा बन सकती है, पर हम देखते हैं रज़िया के अगेंस्ट कैसे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई, और कैथल के पास इनको मरवा दिया गया। 1240 इनकी जो कब्र है वो भी कैथल में मिलेगी आपको, कैथल वाला जो एरिया है हरियाणा का। कुछ हिस्टोरियन है जो इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। नाउ वी हैव सीन कि 1240 में बहरम शाह आएगा, ये भी काफ़ी एमिनेंट रूलर नहीं देखने को मिलता। बहरम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी पप्पेट ही रहता है चालीसा के साथ, 46 तक ये रूल करेगा। उसके बाद आएगा नसीरुद्दीन शाह, ये रिलीजियस बंदा था, इसको पूजा पाठ की ज़्यादा इंटरेस्ट रहते थे। पर हुआ क्या? बलबन एक गंदा आदमी आ गया यहाँ पे। बलबन ने अपनी लड़की की शादी नसीरुद्दीन शाह से करवा दी थी। बलबन ने चालीसा को इतना वीक कर दिया अपना, जब इसका रूल आया तो वो चालीसा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। नॉबल्स ऐसे बिल्कुल स्प्रेड से हो गए। बाद में हम देखते हैं कि पर्शिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था गियासुद्दीन बलबन, और इन्होंने सिजदा और पाइबोस भी शुरू किया। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाहा जैसे टाइटल्स अपने लिए लिए। उलुग खान का टाइटल लिया। दीवान अरीज डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कायकुबाद के बाद जब कायमार आए तो कायमूर जो थे ये भी बीमार ही रहते हैं, और उसके बाद एक इनका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था बलबन का,
उसने देखा कि ये तो एम्पायर बिल्कुल ही वीक हो चुका है। काइमूर को क्या करते हैं, ये मार देते हैं। काइमूर बेसिकली उस टाइम पे उम्र भी कम ही थी, 4 साल की उम्र थी, तो उसमें क्या ही रूल करना था। तो फिरोज शाह ने लिया और काइमूर को मार दिया और नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी, दैट इज़ द खिलजीज डायनेस्टी। नाउ खिलजी डायनेस्टी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसको पक्का से रिवाइज कर लेना। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगी, बट बिकॉज मैं श्योर हूँ अक्टूबर दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नो इश्यूज़, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और अगर PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।